हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 का चाइल्ड पेडागोजी। जो 30 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन, वो 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके जो पहले के वीडियोस जो हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ भी मैंने सीटीपी के वीडियोस डाले हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग एंड नॉलेज इज। क्या बोला है आपको इसमें? इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग एंड नॉलेज इज, फर्स्ट वन, डायरेक्टेड एंड डिक्टेटेड ओनली बाय द टेक्स्ट बुक। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ओनली बाय द टेक्स्ट बुक, है ना, तो ये सबको आपको निकाल देना है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम मतलब क्या? जो सोसाइटी जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब बच्चे एक्टिव रहेंगे और सोशियो मतलब ग्रुप में काम करेंगे, है ना। तो इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग एंड नॉलेज इज डायरेक्टेड एंड डिक्टेटेड ओनली बाय टेक्स्ट बुक। सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही सीखेंगे क्या वो? नहीं, तो ये तो गया, फर्स्ट वन रॉन्ग है। उसके बाद ट्रांसमिटेड बाय द टीचर्स टू द लर्नर, सिर्फ टीचर ही सिर्फ एक्सप्लेन करेगा, नहीं, तो ये भी इससे भी नहीं सीखेंगे वो। देन थर्ड वन, को कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स विथ सपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स। देखो अभी कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग होता है, मतलब बच्चे खुद से करके सीखते हैं। टीचर क्या करेगा? टीचर उनको सिर्फ हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, खुद से वो को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, बच्चे ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, डिस्कस करेंगे और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और जहाँ जहाँ उनको सपोर्ट लगेगा, जहाँ जहाँ कुछ वो रॉन्ग करेंगे, टीचर क्या करेगा? उनको सिर्फ सपोर्ट करेगा। तो ये थर्ड वाला जो है ये ठीक लग रहा है। और जो फोर्थ में क्या बोला है, डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय द लर्नर्स, तो इसमें इंडिपेंडेंटली बाय द लर्नर्स मतलब बच्चे सिर्फ खुद से ही सीखेंगे। बच्चे अभी बच्चे गलत सीख रहे हैं, सही सीख रहे हैं, तो वो कौन देखेगा? वो टीचर्स देखते हैं, है ना। तो ये जो है ये फोर्थ वाला जो है, फोर्थ से ज़्यादा बेटर जो है थर्ड वाला ज़्यादा बेटर है उससे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिस थर्ड वन, दैट इज को कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स विद सपोर्ट फ्रॉम दी टीचर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, एज पर द थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, है ना, हार्वर्ड गार्डनर का जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, उन्होंने क्या बताया? देखो, एज पर द थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, फर्स्ट वन, इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस, ईच वन ऑफ विच हैज़ यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस। तो इसके हिसाब से, हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से, इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस। अभी अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे कि अभी कोई मान लीजिए डांस में अच्छा है ना, तो वो भी इंटेलिजेंस होगा। कोई अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर पाता है तो उसको भी हम इंटेलिजेंस बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई अगर पढ़ाई में अच्छा है तो ही वो इंटेलिजेंस है, तो ऐसा नहीं है। सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस होते हैं, इन्होंने कहा है, तो ये बराबर सही बात है। सेकंड देखिए क्या है इसमें, इंटेलिजेंस इज़ यूनिटरी कंस्ट्रक्ट। इंटेलिजेंस जो है यूनिटरी कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, तो ये तो चला गया। देन इंटेलिजेंस इज जेनरिक एबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्या बोला? देखो, इंटेलिजेंस इज अ जेनरिक एबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपके पास कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, उसी को हम लोग इंटेलिजेंस बोलेंगे क्या? नहीं, तो ये भी बराबर नहीं है। फोर्थ वन क्या बोला है, इंटेलिजेंस कैन बी कैटेगराइज इंटू 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। सिर्फ मेंटल एबिलिटीज से ही रिलेटेड होगा क्या? नहीं। तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर है वो है ये फर्स्ट वाला। हमेशा इंटेलिजेंस याद रखिए, इंटेलिजेंस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई गिटार अच्छा बजा सकता है, तो उन सबको भी हम लोग इंटेलिजेंस बोलेंगे, है ना। कोई डांस कर रहा है मतलब वो बॉडी का एस्थेटिकली अच्छा है वो, तो इंटेलिजेंस को भी बोला जाता है। तो उसका जो फर्स्ट आंसर है, दिस इज़ द राइट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, मैच द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद देयर डिस्क्रिप्शन, है ना। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उसको आपको प्रॉपरली अरेंज करना है, प्रोसीजर देखना है। तो पहले जो है जैसा देखिए दिया गया है, फर्स्ट वन इज़ अल्गोरिदम, है ना। सेकेंड इज़ ह्यूरिस्टिक, नेक्स्ट इज एनालॉजी और मीन्स एंड एनालिसिस, है ना, मीन्स एंड एनालिसिस। इससे रिलेटेड आपको ये
प्रॉपरली सीक्वेंस में लगाना है इसको। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अलगोरिदम का मतलब क्या होता है। अलगोरिदम मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप जो होगा, एक वी कैन से प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन होता है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। अलगोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप जो है अलगोरिदम का कहाँ आ रहा है, ये सेकंड वाला स्टेप बाय स्टेप। तो ए का जो होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वन होगा। अब देखो ए का सेकंड वन कहाँ दिख रहा है, ए का सेकंड वन यहाँ दिख रहा है, मतलब बाकी ऑप्शंस को हटा दीजिए, है ना। ये देखना है आपको, ए का सेकंड वन सिर्फ यही है, दैट इज थर्ड वन ही इसका आंसर होगा। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। देखिए तो सबसे पहले अलगोरिदम का ए का क्या आ जाएगा, सेकंड, दैट इज थर्ड वन। उसके बाद बी का क्या है, फोर्थ वन, ह्यूरिस्टिक। देखो फोर्थ क्या बोला है, अ जनरल स्ट्रैटेजी लीडिंग टू द करेक्ट आंसर। तो ह्यूरिस्टिक मतलब होता है क्या, ह्यूरिस्टिक मतलब होता है एक जनरल स्ट्रैटेजी, एक जनरल फार्मूला का यूज़ करके हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे जनरल फार्मूला देखो हमने देखा है दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या है, ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल है, ए बी अल्फ़ाबेट जनरल होते हैं, है ना, या ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, सम को सॉल्व करते हैं। ओके, सो दैट इज़ ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का ये क्या आ गया, फोर्थ वन आ गया, तो ये बराबर है। उसके बाद है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, कीपिंग इन माइंड। देखो फर्स्ट वन इसका है, सी का क्या है, फर्स्ट वन है। सो कीपिंग इन माइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सिमिलर टू द प्रॉब्लम एट हैंड। इसका मतलब क्या, देखो एनालॉजी का मतलब क्या हुआ कि कीपिंग इन माइंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सिमिलर सिमिलर टू द प्रॉब्लम। आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सपोज एक ट्रायंगल दिया है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसमें आपको ये साइड दिया है सपोज 7, ये साइड दिया है आपको 2, और आपको ये पूछा कि हाइपोटेनस कितना होगा, तो आप पाइथागोरस लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। सिमिलरली आपको दूसरा क्वेश्चन बोल दिया गया कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें आपको हाइपोटेनस दिया है सपोज 10 और ये साइड दिया है 7, तो ये वाला साइड कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपने प्रीवियस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उसको माइंड में कीप रखे, माइंड में आप रख के क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, हम एनालॉजी बोलते हैं, उसको एनालॉजी बोला जाता है। तो सी का क्या है, फर्स्ट वन, एनालॉजी, बराबर है वो। एंड लास्ट वन इज मीन्स इंड एनालिसिस। देखो मीन्स इंड एनालिसिस क्या है, इट इज़ अ डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम इनटू सब गोल एंड देन सॉल्विंग ईच सब गोल। मतलब क्या, कोई क्वेश्चन है तो पहले हम उसमें डिसाइड करेंगे कि उस आंसर तक आने के लिए क्या क्या कर सकते हो, जैसे पाइथागोरस लगाओगे, कोई फॉर्मूला लगाओगे, पहले ये फाइंड करोगे, है ना। तो दैट इज़ नथिंग बट मीन्ड इन एनालिसिस। सो डी का क्या आ गया, थर्ड वन आ गया। सो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो कौन सा है, दैट इज थर्ड वन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट पेडागोजिकल प्रोविजन शुड अ टीचर मेक फॉर अ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। है ना, टीचर को क्या करना चाहिए प्रॉपरली, क्या कौन सा पेडागोजिकल लेना चाहिए अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिसको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले डू अ लॉट ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पे, टीचर अगर सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिख के सब एक्सप्लेन करेगा, उस बच्चे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो उसको कैसे समझेगा, तो ये तो सही नहीं है। सेकेंड है यूज़ अ लॉट ऑफ फाइन प्रिंट मटेरियल। कोई भी प्रिंट मटेरियल छोटा सा छोटा, फाइन मतलब बहुत ही छोटा मटेरियल अगर आप यूज़ करोगे, उसको दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी सही नहीं है। उसके बाद गिव अ लॉट ऑफ वर्बल क्यूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ इमेजिन। हम उसको क्या करेंगे, ओरली समझाएंगे। वो देख तो नहीं सकता है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट है, वो देख नहीं सकता, हाँ लेकिन सुन तो सकता है। सो टीचर क्या कर सकता है, उसको सब कुछ सुना कर, मतलब वर्बल उसको समझाएगा, और वो क्या करेगा, इमेजिन करेगा। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वन। गिव अ लॉट ऑफ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन। विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब पीपीटी, ऐसा कुछ दिखाकर, वीडियो दिखाकर, उसको दिख ही नहीं रहा है, तो उसको विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो रॉन्ग है, ये फर्स्ट वाला भी रॉन्ग था, सेकंड भी रॉन्ग था, तो इसका थर्ड वाला क्या है, राइट है। हम क्या करेंगे, उसको वर्बली, वो सुन तो सकता है ना, तो उसको वर्बली हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, या तो उसको कोई 3D ऑब्जेक्ट देंगे, उससे भी वो उसको टच करके समझ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है असर्शन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक जनरलाइज्ड क्लेम्स अबाउट चिल्ड्रेन एंड चाइल्डहुड बिकॉज देर इज़ सो मच ऑफ मल्टीप्लिसिटी। है ना, क्वेश्चन बोला है कि असर्शन है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक जनरलाइज्ड क्लेम्स
अबाउट चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड बिकॉज देर इज़ सो मच ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मतलब क्या कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये जनरलाइज करना, ये क्लेम करना किसी बच्चे या उसके बचपन के बारे में कि वो कैसा होगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो उसके चाइल्डहुड में बहुत मस्तीखोर है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में वो हमेशा आलसी ही रहेगा, है ना। ये प्रिडिक्शन करना सही नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही लग रहा है, ये प्रॉपरली है ना, सही स्टेटमेंट है ये। तो ए तो ट्रू है। तो ए देखो इसमें बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये तो निकल जाएगा, ये ऑप्शन गया क्योंकि ए ट्रू है, राइट। अब ट्रू देखो कहाँ है, ए ट्रू यहाँ भी है, ए ट्रू फर्स्ट में भी है, ए ट्रू थर्ड में भी है। अब देखते हैं सेकंड क्या है रीज़न। चाइल्डहुड इज़ अ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट, है ना, ये बराबर रीजन है। चाइल्डहुड जो होता है, चाइल्डहुड जो होता है, जो बचपना होता है, वो सोसाइटी और हमारा जो कल्चर है उससे बनता है, उससे बच्चे सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं। तो ये सही बात है ना। तो इसका ये क्या आ जाएगा, इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे जैसे सोसाइटी वो सिखाएगा, सोसाइटी के अंदर वो सीखेगा, है ना, संस्कार सीखेगा, वैसा वो फ्यूचर में आगे बनेगा। सो दिस इज़ करेक्ट। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ थर्ड वन, दैट इज़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिफ्टेड लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं, जो दिमाग इनका जो बहुत तेज होता है ना, गिफ्टेड लर्नर्स, तो वो कैसे उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये गिफ्टेड लर्नर्स है। देखो गिफ्टेड लर्नर्स जो होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। आप उनको सम दोगे, वो सम फटाक से सॉल्व कर लेंगे। वो एक सम की बजाय वो 2 सम 3 सम सॉल्व करेंगे, अलग अलग वे से सॉल्व करेंगे, वो हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत एक्टिव होते हैं। तो गिफ्टेड लर्नर्स का आइडेंटिफिकेशन देखो क्या है, फर्स्ट वन दिया है आपको, देयर विलिंगनेस टू टेक अप चैलेंजिंग टास्क। यस, वो हमेशा चैलेंजिंग टास्क से कतराते नहीं हैं, वो लेते हैं। तो मतलब ए तो ट्रू है। तो अब देखो ए कहाँ नहीं है, अभी ए तो आना चाहिए। तो ये जो है ये तो चला गया फर्स्ट वाला, उसमें फर्स्ट है ही नहीं, बाकी 3 जगह में फर्स्ट है। देखते हैं आगे, देयर इनएबिलिटी टू वर्क विदाउट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अभी बोला है इनएबिलिटी, है ना। इनएबिलिटी मतलब क्या, वो बच्चा कर नहीं सकता। कब वो नहीं करेगा, जब तक उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब क्या, कि पेरेंट्स जो है उनको बार बार फोर्स करेंगे, तुम पढ़ाई करो तुम पढ़ाई करो, तभी वो पढ़ेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। गिफ्टेड लर्नर्स ऐसा नहीं करते, वो खुद से पढ़ाई करते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट है, ये सही नहीं लग रहा है, इनएबिलिटी वाला ये रॉन्ग लग रहा है। बाकी ये फर्स्ट सही है, वो जो टास्क होता है चैलेंजिंग टास्क वो लेते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड वन क्या बोला है, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स। यस, वो ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स होता है, मतलब वो खुद सोचते हैं, खुद का सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स होता है उनका। देन एबिलिटी टू थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन है, एबिलिटी टू थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन, मतलब वो एक क्वेश्चन का मल्टीपल सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये भी बात सही है उनकी, है ना। तो इसमें क्या क्या राइट है, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ। देखो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ कहाँ है, दिस वन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये फोर्थ होना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ कैन अ टीचर प्रमोट जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी इन हर क्लासरूम, है ना। क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि हाउ कैन अ टीचर प्रमोट जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी इन हर क्लासरूम। अभी देखो क्वेश्चन बोला है कि कोई टीचर है, वो जेंडर स्टीरियोटाइप जो है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लाएगा वो जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में। तो सबसे पहला देखो ऑप्शन क्या बोला है, बाय इनकरेजिंग गर्ल्स टूवर्ड फेमिनाइन ट्रेड्स एंड रोल्स एंड बॉयज़ टूवर्ड मैस्कुलिन। तो ये तो सही नहीं लग रहा है कि टीचर जो होगा गर्ल्स को बोलेगा कि आप जो गर्ल्स वाले काम है वही करो, और बॉयज़ को बोलेगा कि बॉयज़ जो है मैस्कुलिन जिसमें ज़्यादा ताकत लगता है वो वाला काम करेंगे। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं हुआ। जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या होता है, रोल जो होता है वो चेंज होता है, मतलब ऐसे जो काम जो सोसाइटी बॉयज़ के लिए ही अलॉट की है वो गर्ल्स भी कर सकती हैं। तो ये तो सही नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर नहीं लग रहा है। सेकेंड देखिए बोला है बाय प्रेजेंटिंग रोल मॉडल्स ऑफ पीपल इन नॉन स्टीरियोटाइपिकल सेक्स रोल।
मतलब क्या कि प्रेजेंट करना कुछ रोल मॉडल्स, बच्चों को बताना एक नॉन स्टीरियोटाइपिंग सेक्स रोल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जैसे ऐसा सोसाइटी में ये बना है, सोच बना है कि क्रिकेट जो होता है वो सिर्फ बॉयज़ ही खेलते हैं, बॉयज़ के लिए ही वो गेम है। ऐसा नहीं है, हम गर्ल्स के लिए भी बता सकते हैं, उनको एक रोल मॉडल बता सकते हैं कि क्रिकेट में देखिए ये लड़कियां भी हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलती हैं। ऐसे कुछ रोल मॉडल्स हम उनको नाम बता सकते हैं। या तो हम उनको ये बता सकते हैं कि गर्ल्स में, है ना, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, ये सब में, पुलिस हो गया, ये सब में गर्ल्स जो हैं काफ़ी उन्होंने नाम कमाया है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम उनको बता सकते हैं। वैसे ही बॉयज़ के लिए हम क्या बता सकते हैं कि जैसे ऐसा सोचा जाता है कि खाना बनाना जो है वो सिर्फ लड़कियों का काम है, लेकिन हम बॉयज़ को बता सकते हैं कि कुछ ऐसे अच्छे अच्छे जेंट्स जो हैं वो शेफ़ है जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और बहुत फेमस है वो। तो इस टाइप के हम रोल मॉडल्स क्या कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। तो ये बराबर लग रहा है, ये सही लग रहा है। बाकी ये फर्स्ट तो सही नहीं है। ओके, थर्ड देखते हैं। बाय गिविंग जेंडर स्पेसिफिक लर्निंग टास्क। अभी जेंडर स्पेसिफिक लर्निंग टास्क टू बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे आर जेनेटिकली प्रोग्राम। तो ये तो नहीं होगा ना। जेंडर स्पेसिफिक की मतलब क्या कि लड़कियों को लड़की वाला काम दे दिया, बॉयज़ को बॉयज़ वाला काम दे दिया। फिर वो तो जेंडर स्टीरियोटाइप को कैसे आप ये करोगे, प्रमोट करोगे, वो तो नहीं हो पाएगा फिर। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी सही नहीं है। उसके बाद फोर्थ वन क्या बोला है, बाय हैविंग जेंडर अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन गर्ल्स टू एक्सेल इन लैंग्वेज एंड बॉयज़ इन मैथ। कि बॉयज़ जो हैं हमेशा मैथ में ही अच्छे रहेंगे, गर्ल्स जो हैं वो लैंग्वेज में अच्छी रहेगी। तो ये भी सही नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट। तो इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट करने के लिए, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी दिस वन, सेकेंड वन, नॉन स्टीरियोटाइपिकल सेक्स रोल के बारे में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। The holistic 360-degree multi-dimensional report suggested by National Education Policy, that is National Education Policy NEP 2020 proposes, है ना, क्या बोला देखो, द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट सजेस्टेड बाय नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 प्रपोजेस। क्या प्रपोज किया है? सबसे पहला देखिए, असेसमेंट ऑफ रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन कभी भी कोई नहीं बताता है, तो ये तो नहीं होगा, पहली बात। उसके बाद इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। ये तो ठीक लग रहा है, सेल्फ असेसमेंट मतलब बच्चे खुद से ही खुद का सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि उनको कितना आ रहा है। पीयर असेसमेंट के फ्रेंड्स एक दूसरे से डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि तुमको कितना आ रहा है ना, पीयर असेसमेंट हो गया ये, तो ये भी ठीक लग रहा है। समेटिव असेसमेंट तो नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ समेटिव असेसमेंट नहीं, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों होता है, तो ये समेटिव असेसमेंट भी नहीं होगा। इसके बाद ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रेन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट हम लोग, कोई भी टेस्ट हम लोग स्कूल में इसलिए नहीं लेते हैं कि बच्चों को हम ग्रेड कर सके, उनको हम कोई नाम दे सके कि तुम डम्प हो, तुम अच्छे पढ़ाई में नहीं हो, इसके लिए टेस्ट नहीं लिया जाता है। तो ये तीनों जो हैं ये सही नहीं है। इसमें इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट ये सही है। ओके, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन दिया है, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम with students from various social, economic and cultural backgrounds enrich the learning experience of all students। है ना, क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, बोला है कि हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम, ऐसे क्लासरूम है जिसमें अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, जैसे कोई अलग अलग सोसाइटी से आया है, इकोनॉमिक अलग अलग, कोई गरीब है अमीर है ना, अलग अलग कल्चर है सबका, ऐसे बहुत सारे बच्चे अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आए हैं। सो इनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो ये तो सही बात है कि अलग अलग जब कल्चर, अलग अलग सोसाइटी से बच्चे आएंगे तो उसमें बच्चों को सीखने का मौका बहुत मिलता है। तो ये इस बात तो ट्रू है ना। ओके, तो इसका रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या बोला है, ओनली स्टूडेंट्स विथ विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूजन। तो रीज़न बोला है कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा कैसे? तो ये तो सही बात नहीं है, बाकी जितने बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है सिर्फ उनको ही बेनिफिट मिलता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या आएगा आंसर? ए तो ट्रू है और आर क्या है? फॉल्स है। ठीक है, दोनों तो ट्रू नहीं है, तो इसके ऑप्शंस जो होंगे देखो, दोनों फॉल्स नहीं है तो ये तो चला गया। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये भी सही नहीं है ना, ये भी गलत है, दोनों ट्रू नहीं है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स।
ए जो है ट्रू है, आर क्या है फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बाय अ टीचर इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब क्या बोल सकते हैं, अच्छा नहीं होगा या रुकावट हो जाएगा वैसा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बाय टीचर इज डेट्रीमेंटल फॉर अ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर के द्वारा ऐसा कौन सा काम करेगी तो वो अच्छा नहीं है, रुकावट होगा, है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। चलिए देखते हैं, जैसे पहला दिया है असेसिंग लर्निंग यूजिंग मल्टीपल मोड्स। तो मल्टीपल मोड्स अगर टीचर यूज़ कर रही है तो ये तो अच्छी बात है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी पीपीटी दिखा दो, कभी टीचिंग एड दिखा दो, कभी कहीं किसी फील्ड में लेके जाओ बच्चों को, उसे सिखाओ, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं गिविंग ब्लैक स्टार्स टू मोटिवेट नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट। कभी भी हम लोग ब्लैक स्टार किसी बच्चे को नहीं देते हैं या किसी को नाम नहीं ये असाइन करते हैं, तो ये तो नहीं करना चाहिए टीचर को, तो ये तो गलत बात है ना, ये नहीं करेगी वो, तो ये नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं कंसिडरिंग स्टूडेंट्स पेस ऑफ लर्निंग वाइल असाइनिंग देम वर्क। मतलब कि अगर बच्चे को हम वर्क असाइन कर रहे हैं तो उनका जो पेस ऑफ लर्निंग है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा धीरे धीरे लिखता है, तो वो सब ध्यान में रख के ही उनको होमवर्क देना है। ऐसा नहीं कि हमने हर एक बच्चे को 10-10 20-20 पेज दे दिया लिखने को। कोई बच्चे स्लो होते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको एक ही पेज 2 पेज देना, तो ये भी बात सही है, ये बात ठीक लग रही है हमको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीइंग सेंसिटिव एंड कंसिडरेट टू सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्नर्स, है ना। क्वेश्चन देखो क्या बोला है इसमें, फोर्थ ऑप्शन बोला है कि बीइंग सेंसिटिव एंड कंसिडरेट टू सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्नर। टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए इस बच्चे के लिए, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्नर, तो ये भी बात सही लग रहा है। तो इसमें जो गलत है वो यही है कि ब्लैक स्टार टीचर को किसी भी स्टूडेंट को नहीं देना है, दिस वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। बाकी सब पॉजिटिव हैं, बस यही एक है जो नेगेटिव जा रहा है, ये टीचर को नहीं करना चाहिए बिकॉज इसकी वजह से बच्चों में रुकावट आएगा सीखने में, डेट्रीमेंटल बोला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सो इन क्वेश्चन नंबर 11 टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, है ना। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मतलब अच्छा इन्वायरमेंट। सो टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग अ टीचर शुड। एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए पहला बोला है कंसीडर दैट इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस ईच अदर, है ना। क्या बोला है, कंसीडर दैट इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस ईच अदर। जो इमोशनल और कॉग्निटिव, यानी इमोशनल यानी दिल और कॉग्निटिव यानी दिमाग, दोनों से रिलेटेड ध्यान देना है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट वन बोला है कंसीडर दैट देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो ये तो बात सही नहीं है कि इसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, इमोशन और कॉग्निटिव, दिल और दिमाग के बीच में तो रिलेशन होता ही है ना। तो ये बात भी सही नहीं है, ये सही बात नहीं है। थर्ड पॉइंट बोला है फोकस ओनली ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट एंड इग्नोर इमोशन ऑफ द स्टूडेंट। इमोशन ऑफ द स्टूडेंट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे का मानसिक संतुलन कैसा है, घर में वो झगड़ा हो रहा है ना, वो स्कूल आया है तो उसका ध्यान नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो हमको कॉग्निटिव और इमोशनल दोनों पे टीचर को ध्यान देना है, तो ये पॉइंट भी सही नहीं है। फोर्थ पॉइंट बोला है फोकस ओनली ऑन इमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स, सिर्फ इमोशन पे ध्यान देना है, कॉग्निटिव पे ध्यान नहीं देना है, ये भी बात गलत है, हमको दोनों पे ध्यान देना है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 1, कंसिडर दैट इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस ईच अदर, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, दैट इज फर्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एज पर लॉरेंस कोल्सबर्ग चिल्ड्रन मोरल रीजनिंग इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इन विच स्टेज, है ना। जो कोल्सबर्ग का मोरल डेवलपमेंट जो थेरी है उसमें टोटल कितने लेवल है, 3 लेवल है और 6 स्टेजेस है। अब इसमें देखो क्या बोला है आपको कि मोरल रीजनिंग इज कंट्रोल बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड के बारे में बोला है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में बोला है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है वो कौन में लेवल में आता है, देखो लेवल जो 1 है, लेवल 1 जो है वो होता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, है ना, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। उसमें 2 स्टेजेस होते हैं, एक होता है स्टेज 1 जिसको बोला जाता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और स्टेज 2 जो होता है वो है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो ये किस में आता है, ये आता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में, पोस्ट में नहीं है,
ठीक है। और मोरल ऐसा कुछ नहीं है, कन्वेंशनल भी नहीं है। इसमें सिर्फ 3 ही लेवल होता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। और यहाँ पनिशमेंट के बारे में बोला है तो वो किस में आता है, वो आता है आपका प्री कन्वेंशनल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 बोला है व्हाट डू एरर्स इन स्टूडेंट वर्क इंडिकेट, मतलब स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं उससे क्या इंडिकेट होता है, टीचर उससे क्या समझ में आता है उसको, टीचर को, जो बच्चे गलतियां करते हैं, है ना। पहला देखिए बोला है कि स्टूडेंट्स डीमोटिवेशन सिंस लर्निंग इज टोटली कॉन्टीजेंट अपॉन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट को डीमोटिवेशन मिलेगा? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जो बच्चे गलतियां करेंगे उनको जब गलतियां पता चलेंगी तभी तो सुधरेगा वो, तो ये डीमोटिवेशन तो नहीं है। ओके, सो इसका जो फर्स्ट वाला है ये सही नहीं है। सेकंड बोला है स्टूडेंट इन्फीरियर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी एज कम्पेयर विद अदर पीयर्स। जो स्टूडेंट है वो गलतियां कर रहा है, इसका मतलब उसके पास दिमाग कम है उसके दूसरे दोस्तों से, ऐसी बात भी नहीं है। स्टूडेंट्स इनएबिलिटी फॉर मीनिंग मेकिंग विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एडल्ट्स। स्टूडेंट का ये इनएबिलिटी है, उसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर एक स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी होती है, भगवान ने सबको दिमाग दे के भेजा है ना। तो ये भी बात सही नहीं है। फोर्थ में देखिए क्या बोला है, स्टूडेंट्स थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जो भी बच्चे गलतियां करते हैं वो क्यों करते हैं, बिकॉज वो छोटे बच्चे हैं, एडल्ट नहीं है। एडल्ट का थिंकिंग, बच्चों का थिंकिंग अलग होता है क्वालिटेटिव में, है ना। तो ये बात सही लग रही है। तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू एरर्स इन स्टूडेंट वर्क इंडिकेट, इट इज स्टूडेंट थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। ये बात सही है कि उनका जो सोच होता है वो एडल्ट से डिफरेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ कैन अ कंड्यूसिव क्लासरूम इथोस फॉर लर्निंग बी क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, है ना। क्वेश्चन बोला है हाउ कैन अ कंड्यूसिव क्लासरूम, एक अच्छा क्लासरूम जो इथोस है, मतलब जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें मोरल वैल्यूज़, है ना, सपोर्ट, ये सब कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। हाउ कैन अ कंड्यूसिव क्लासरूम इथोस फॉर लर्निंग बी क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। जो लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है यूजिंग डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज, अलग अलग पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज यूज़ करके, ठीक है, ये बात सही लग रही है। फॉलोइंग रिजिड करिकुलम, नहीं, रिजिड कभी भी हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, यानी रिजिड मतलब फिक्स करिकुलम होगा, आपको करना ही करना है, नहीं। हैविंग ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एरर एंड मिस्टेक, नहीं, ये भी सीख नहीं है। ज़ीरो टॉलरेंस मतलब अपने बच्चे ने गलती किया तो उसको फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं होता है ना। ज़ीरो टॉलरेंस ऐसा नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन बोला है इंश्योरिंग स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। मैं आपको बताया था ये वर्ड आएगा स्टैंडर्डाइज, तो उसको मोस्टली हमेशा निकाल दिया जाता है कि आपको हमेशा स्टैंडर्ड एक असाइन कर दिया है, बच्चे को करना ही करना है, नहीं। तो इसमें फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, बाकी तीनों नेगेटिव है, तो ये सही है। यूजिंग डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी, अलग अलग स्ट्रैटेजी का हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय पर्सनल एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। क्वेश्चन बोला है लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय पर्सनल एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो हमारा लर्निंग होता है वो पर्सनल फैक्टर से भी इफेक्ट करता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इफेक्ट करता है, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट, तो इसको सपोर्ट करने वाला कौन सा स्टेटमेंट है, देखते हैं। देखिए पहला बोला है एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, है ना, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। तो अभी इसमें एप्टीट्यूड जो है और एटीट्यूड बोथ आर पर्सनल फैक्टर, तो ये बात सही है ना। जैसे एप्टीट्यूड जो है वो हमारा क्या होता है, एप्टीट्यूड इट इज़ नथिंग बट नेचुरल एबिलिटी, ये हमारा नेचुरल एबिलिटी होता है, हमारे अंदर होता है। और जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड इज समथिंग बट वे ऑफ बिहेविंग, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, तो ये हमारा पर्सनल फैक्टर है, राइट। ठीक है, ये बात सही लग रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिलीजियन एंड अटेंशन बोथ आर पर्सनल फैक्टर, नहीं, रिलीजियन अटेंशन, रिलीजियन पर्सनल फैक्टर नहीं लग रहा है इतना। ओके, नेक्स्ट वन जो है देखिए, एज एंड स्कूल बोथ आर इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो स्कूल तो ठीक है इन्वायरमेंट है, लेकिन एज इन्वायरमेंटल में नहीं आएगा, एज किस में आएगा, पर्सनल में आएगा, तो ये तो भाई नहीं है। नेक्स्ट बोला है इंटरेस्ट एंड कम्युनिटी, देखिए इंटरेस्ट सबका पर्सनल होता है, कम्युनिटी जो है वो इन्वायरमेंटल है। बोला है बोथ आर इन्वायरमेंटल, नहीं, इंटरेस्ट तो पर्सनल हो गया,
तो इसमें जो है इसका आंसर कौन सा है, ये फर्स्ट वाला है, दैट इज़ एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। ये हमारा पर्सनल होता है, बोथ आर पर्सनल फैक्टर, एप्टीट्यूड भी एंड एटीट्यूड भी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये हमेशा क्वेश्चन आता है, इसमें 3 होता है। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, है ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपको ऐसे याद रख सकते हो, देखो फॉर लिखा है तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, दिस इज नथिंग बट फॉर्मेटिव, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो क्लासरूम में किया जाता है एग्जाम से पहले। सो बोला है टू इंश्योर असेसमेंट, टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है मेक कंपेरिजन, कंपेरिजन तो हम कभी नहीं करते हैं, हाँ याद रखिए कंपेरिजन हम कभी नहीं करते, तो फर्स्ट तो चला गया। फॉर मेक कंपेरिजन अमॉन्ग स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर ग्रेड्स, नहीं कंपेरिजन हम कभी नहीं करते हैं। सेकेंड बोला है टेस्ट द रिकॉल कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रेन ऑन पेपर पेंसिल टेस्ट, रिकॉल भी हम लोग जल्दी नहीं कराते, ये भी सही नहीं है कि बच्चा अगर रट्टा फाई करके आंसर दे दिया तो हो गया, उसको आ गया, भले वो 2 दिन के बाद भूल जाए, तो वो सही बात नहीं है। थर्ड बोला है एनालाइज द वर्क ऑफ ईच चाइल्ड एंड डिटरमाइन द गैप्स इन देयर लर्निंग, यस ये पॉजिटिव है कि टीचर क्या करेगा, एनालाइज करेगा हर एक बच्चे का वर्क, इसको कितना आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या गैप हो रहा है उसके लर्निंग में, और उसके हिसाब से काम करना, ये बात सही है, पॉजिटिव है ये। फोर्थ वन बोला है ओनली गिव यस नो क्वेश्चन इज एन असेसमेंट टेस्ट, सिर्फ यस नो क्वेश्चन से इसको हमको नहीं समझेगा कि सामने वाले को समझा है या नहीं समझा है। तो इसमें जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन सा है इसमें, ये थर्ड वाला जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि बाकी से तीनों नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ पियाजेट थ्योरी, है ना। क्रिटिक मतलब आलोचना बोल सकते हैं, पियाजेट थ्योरी का आलोचना क्या है। अभी देखिए इसमें बोला है फर्स्ट वन पियाजेट डिड नॉट बिलीव चिल्ड्रेन टू बी इंटेलिजेंस बींग, तो ये बात सही नहीं है कि पियाजेट को ये लगता था कि बच्चे जो होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, नहीं ऐसी बात नहीं है, तो ये फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकेंड है पियाजेट डिड नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, नहीं ये भी सही नहीं कि बच्चे, उन्होंने ये कह दिया कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव नहीं रहते हैं, है ना, ये भी बात सही नहीं है। थर्ड वन पियाजेट व्यू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज कंटिन्यूस, पियाजेट ने डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यूस देखा था। ओके नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट पियाजेट अंडरस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रेन इन प्री ऑपरेशनल स्टेट, यस ये बराबर है, जो प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होता है ना पियाजेट का, आपको पता होगा पियाजेट में जो टोटल जो 4 स्टेजेस हैं, जैसे सेंसरी मोटर फर्स्ट हो गया 0 से 2 साल, उसके बाद प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 साल के बच्चे का होता है, और फॉर्मल ऑपरेशन 11 से एडल्ट का। तो इसमें पहला जो था सेंसरी मोटर, उसके बाद जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें एनिमिस्टिक थिंकिंग होता है बच्चों का, ईगोसेंट्रिज्म होता है ना, तो ये जो है इसमें इन्होंने क्या किया था, अंडरस्टिमेट किया इनकी कैपेसिटी, बच्चे जो बच्चे 2 से 7 साल के होते हैं तो उनके कैपेसिटी को इन्होंने क्या किया था, अंडरस्टिमेट किया था, तो ये बात सही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, फोर्थ वन आ जाएगा, दैट इज पियाजेट अंडरस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रेन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड वाला नहीं होगा बिकॉज डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, लर्निंग जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो 17 का आंसर आ गया फोर्थ वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन दिया है यूजिंग सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रियर एक्सपीरियंस हेल्प्स लर्नर टू बिल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो ये बात तो सही है, दैट यूजिंग सेट ऑफ विजुअल्स फॉलो बाय डिस्कशन, कि हमने कुछ बच्चों को, कोई मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ अगर, तो मैंने उनको कुछ दिखाया है, विजुअल्स दिखाए हैं, कोई चार्ट दिखाया, कोई पीपीटी दिखाया है, और फिर बच्चों के साथ डिस्कशन किया है ना, कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में क्या क्या पता है। इट हेल्प्स लर्नर टू बिल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उससे क्या होगा, बच्चे जल्दी सीखेंगे, कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे वो, तो ये बात तो सही है, ए इज़ ट्रू। नेक्स्ट है इसका रीजन, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज टू एग्जिस्टिंग आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एक्टिविस्ट प्रेजेंट इन देम, यस बच्चे के पास जो नॉलेज है ना, वो बच्चा क्या करेगा, जो न्यू नॉलेज है उसको कनेक्ट करेगा,
तो ये जो है ये सही इसका है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। तो इसमें देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। फोर्थ ऑप्शन तो चला गया बिकॉज दोनों फॉल्स नहीं है। नेक्स्ट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नो ये भी सही नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं वो उससे कनेक्टेड है और प्रॉपरली वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वन आएगा, दैट ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज टू इंश्योर लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स, है ना, फर्स्ट जनरेशन है, जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर को क्या करना चाहिए। जो छोटे बच्चे जो केजी में फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए। पहला देखिए बोला है इंस्टिल द फियर ऑफ फेलियर इन देम सो दैट दे वर्क अंडर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। उनके मन में जो फियर है कि आप फेल होने का जो फियर है पहले से वो बैठा देना ताकि वो स्ट्रेस और एंजाइटी में ही जिए बच्चे। तो ये तो सही नहीं है, ये तो चला गया। सेकेंड बोला है फैमिलराइज द लर्नर्स विद द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द स्कूल वाइल रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर। तो ये पॉजिटिव है कि जो बच्चे होंगे अलग अलग कल्चर से, अलग अलग सोसाइटी से आएंगे, तो उनके लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करना और उनसे मिलजुल के रहना। तो ये बात सही है, छोटे बच्चे के साथ टीचर ऐसे ही रहते हैं ना, तो ये तो सही है, पॉजिटिव है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट इज हैव नो एक्सेप्शंस फ्रॉम देम सिंस मेनी ऑफ देम आर अनएजुएबल। तो ये तो सही बात नहीं कि बच्चे अगर उनको एजुकेटेड बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे एजुकेटेड नहीं हैं तो उनको ध्यान ही नहीं देना, तो ये तो सही बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट बोला है मेक सेपरेट सेक्शंस फॉर देम। हम लोग कभी भी सेपरेट सेक्शन नहीं बनाते हैं। ओके, मेक सेपरेट सेक्शन फॉर देम सिंस दिस चिल्ड्रेन वुड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द अदर चिल्ड्रेन। नो, कभी हम लोग सेपरेट नहीं करते हैं। तो ये जो है थर्ड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट वन ये सब नेगेटिव है, इसमें सिर्फ सेकंड वाला जो है पॉजिटिव बता रहा है। तो ये जो है क्या आ जाएगा, इसका सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट ह्यूमन बेबी इज बॉर्न विद सम इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्सेस टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्कीमा। याद रखना पियाजेट का कभी भी आया क्वेश्चन आपको तो ये स्कीमा हमेशा आता है, माइंड मैप नहीं होता है, ऑपरेशन नहीं, एक्यूमुलेशन नहीं, इसमें क्या आएगा हमेशा स्कीमा। सो इसका आंसर क्या आ गया, इट इज़ नथिंग बट फोर्थ वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। सो इन क्वेश्चन नंबर 21 टू इनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट्स should be motivated to set dash goals rather than dash goals। अब देखिए क्या बोला है इसमें हम लोग को, टू इनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, बच्चा सीखना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू सेट, क्या आ सकता है इसमें, जैसे फेलियर अवॉइडिंग, है ना, रादर देन फेलियर एक्सेप्टिंग। तो अगर वो फेल ही होगा, अगर फेलियर को अवॉइड करेगा तो सीखेगा कैसे, तो ये तो सही नहीं लग रहा है। सेकेंड है लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। सो टू इनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू सेट लर्निंग गोल्स रैदर देन परफॉर्मेंस। मतलब बच्चा जो होना चाहिए वो सीखना चाहिए, सिर्फ परफॉर्मेंस के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 100 में से 100 उसने मार्क्स ला दिया, परफॉर्म तो कर दिया, लेकिन उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ये तो ठीक लग रहा है कि उसको लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, परफॉर्मेंस पे उतना ध्यान का ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वन फेलर एक्सेप्टिंग एंड फेलर अवॉइडिंग। हमेशा वो फेल ही होगा, एक्सेप्ट करेगा, ये सही बात नहीं है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस एंड लर्निंग, दैट इज टू इनकरेज लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू सेट परफॉर्मेंस गोल्स रादर देन लर्निंग गोल, कि वो सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छा करे, लर्निंग करे ही नहीं, तो ये भी सही नहीं है। तो इसमें जो प्रॉपर है वो क्या है, लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। मतलब वो क्या होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए टू सेट लर्निंग गोल्स रादर देन परफॉर्मेंस गोल। उसको लर्निंग आना चाहिए, वो उसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 चिल्ड्रन लर्न इन अ डैश वे एंड नॉट इन अ डैश वे। अब देखिए सबसे पहले चिल्ड्रन जो है वो किस में सीखते हैं,
अनस्ट्रक्चर तो कभी नहीं होगा। हमेशा हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बच्चों को सिखाया जाए। मैकेनिस्ट, एक मैकेनिज्म कि सब बच्चों को बस 10 क्वेश्चन दे दो, वो सुम मशीन की तरह बस सॉल्व करते जाओ 50 बार 100 बार और सीख जाएंगे, इस वे में नहीं सिखाया जाता है। उसके बाद बोला है चिल्ड्रेन लर्न इन अ, क्या आ जाएगा, लीनियर वे एंड नॉट इन अ स्पाइरल वे। तो ये भी सही नहीं है कि सिर्फ लीनियर वे कि बस एक ही जैसा सिखा रहे हैं सिखाते जा रहे हैं सिखाते जा रहे हैं। इसमें आंसर आएगा स्पाइरल वे नॉट इन अ लीनियर वे। स्पाइरल वे में क्या होता है कि आपको एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस टॉपिक को वो क्या करते हैं, उनको बार बार एक्सप्लेन किया जाता है। स्पाइरल में वो सेम टॉपिक उनको बार बार एक्सप्लेन करेंगे, रिवीजन होगा उसको, तो उससे क्या होता है वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, उससे वो डाउट क्लियर करते हैं, उनका ग्रास्पिंग पावर स्ट्रांग हो जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक में। दैट इज़ नथिंग बट स्पाइरल। और लीनियर में क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक एक बार आपको सिखा दिया गया तो फिर से वो टॉपिक वापस नहीं सिखाते हैं, एक बार वो सिखा दिया गया तो पीछे का आपको नहीं सिखाया जाएगा। लेकिन स्पाइरल में ऐसा नहीं होता है। स्पाइरल में कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको सिखाया है तो फिर से उस टॉपिक को वापस से बताएंगे, तो उससे कंसेप्ट नॉलेज अच्छा होता है। तो ये सही बात है दैट चिल्ड्रेन लर्न इन अ स्पाइरल वे नॉट इन अ लीनियर वे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे आप याद रख सकते हैं, SPCF। ये जो है पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है SPCF। एस से हो जाएगा सेंसरी मोटल, प्री से हो जाएगा प्री ऑपरेशनल, सी से हो जाएगा कॉम्प्लीट और एफ से हो जाएगा फॉर्मल। सो सेंसरी मोटल, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये इसका सही है SPCF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है व्हाट शुड अ टीचर डू इन अ क्लासरूम दैट हैज़ लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए अगर उसके क्लास में अलग अलग लैंग्वेज के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन, क्रिएट अ कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन बाय इंकरेजिंग देम टू टॉक अबाउट देयर लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, इनकरेज करना है उनको कि वो अपनी भाषा में बात करें, है ना। तो ये तो सही बात है, इसमें कोई नेगेटिव बात तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेल द स्टूडेंट टू स्पीक ओनली, ओनली देखिए वर्ड आ गया, ओनली इन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रिस्क्राइब बाय द स्कूल। स्कूल ने बोल दिया कि आपको गुजराती में बोलना है तो आप गुजराती में ही बोलोगे, ऐसा नहीं है ना। तो ये तो सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट बोला है आस्क द स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी टू इनरोल इन होम ट्यूशन, कि जो मार्जिनलाइज जो बच्चे होंगे वो होम ट्यूशन ही पढ़ेंगे, स्कूल उनको आने का परमिशन नहीं है। तो ये बात भी सही नहीं है। सेकेंड भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है। थर्ड वन, पेनलाइज द लर्नर वेन एवर दे स्पीक इन देयर मदर टंग, जो अगर वो मदर टंग में बात करेंगे तो उनको पेनाल्टी करना, तो ये भी बात सही नहीं है। तो इसमें पॉजिटिव क्या है, सिर्फ फर्स्ट वन दैट इज क्रिएट अ कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन बाय इंकरेजिंग देम टू टॉक अबाउट देयर लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। तो ये बात सही है, पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ चाइल्ड इन द क्लासरूम हिट हिज क्लासमेट इन द सेम वे दैट ही हैज़ सीन, उसने देखा है ना, सीन किया है, बीइंग पनिश्ड एट होम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो उसने जैसा देखा है कि घर पे कैसे पनिश किया जाता है, उसी वे में उसने क्या किया, अपने दोस्त को मारा। तो ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन है, नहीं, सोसाइटी में उसने नहीं देखा है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म, नो। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग, नो, इट इज़ अ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। उसने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, देखा है, देखो सीन बोला है, उसने ऑब्जर्व किया कि घर पे ऐसे मारा जाता है तो मैं भी उसको ऐसे मारूंगा, दैट इज ऑब्जर्वेशन किया है उसने, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ये, बच्चे देख कर सीखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द डायरेक्शन and sequence of development are similar for every child but each child develop at her own rate, which principle of child development does this illustrate। तो क्वेश्चन बोला है कि द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड, हर एक चाइल्ड का जो डायरेक्शन है, सीक्वेंस है डेवलपमेंट का, वो सेम होता है। छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे, है ना, ओके, एडल्ट होंगे,
इस तरीके से, तो वो तो सही बात है। विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस इलेट, लेकिन हर एक चाइल्ड, एवरी चाइल्ड डेवलप एट हर ओन रेट, लेकिन हर एक चाइल्ड का सीखने का, डेवलप होने का जो रेट है वो अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी चलने लगते हैं, जल्दी लिखने लगते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़ी देर से सीखते हैं, 1-2 महीना 2-3 महीना वो लेट सीखते हैं। लेकिन हर एक बच्चे का एक प्रॉपर क्या होता है, एक रेट होता है, इंडिविजुअल रेट होता है, इंडिविजुअल। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए इंडिविजुअलिटी, डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है, लिनियरिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं, इट इज़ इंडिविजुअलिटी। इसमें क्या बोला, देखो ईच चाइल्ड के बारे में बोला है, इंडिविजुअल चाइल्ड के बारे में बोला है, सो इट इज़ इंडिविजुअलिटी। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वुड, जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम मतलब चाइल्ड का ही प्रोग्रेस आपको ध्यान में रखना है, जो भी आप काम करेंगे चाइल्ड को ध्यान में रख के करेंगे, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। वुड क्या होना चाहिए, हैव प्रोविजन फॉर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यस उनके पास रिसोर्सेज होना चाहिए क्लासरूम में, जैसे पीपीटी दिखाना है हमको, 3D ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो अच्छी बात है ये तो फर्स्ट वन तो सही है। बी बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, ये बात भी सही है कि फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होना चाहिए। नेक्स्ट वन, यूज टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, आपको टेक्स्ट बुक ही यूज़ करना है क्या नॉलेज के लिए, तो ये तो गलत बात है। सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, आप पीपीटी यूज़ कीजिए, गूगल का यूज़ कीजिए, बहुत सारा चीज़ है। तो थर्ड वन हमको सही नहीं लग रहा है, बाकी फर्स्ट सेकेंड ठीक है। हैव, फोर्थ वन देखिए, हैव चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट, यस बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेंट होने चाहिए। फिफ्थ वन बोला है फॉलो अ रिजिडली स्ट्रक्चर कर, नहीं रिजिडली देखो आ गया वर्ड, रिजिडली स्ट्रक्चर करिकुलम फॉर समेटिव असेसमेंट, नो दिस इज नॉट राइट। तो थर्ड एंड फिफ्थ आपको निकालना है, तो कौन सा राइट रहेगा, फर्स्ट वन होना चाहिए, सेकेंड वन होना चाहिए एंड फोर्थ वन होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, देखिए कहाँ है वो, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ये फर्स्ट में है, हाँ दिस वन फर्स्ट वन, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 इज अकॉर्डिंग टू ली वाइगोस्की थ्योरी, है ना, ली वाइगोस्की थ्योरी का जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, सो ली वाइगोस्की जो थ्योरी है, सो अकॉर्डिंग टू ली वाइगोस्की न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन जोन, तो आपको पता है इन ली वाइगोस्की थ्योरी जो है उसमें उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी के बारे में बात किया है ना। तो जो जेडपीडी के बारे में बात किया उन्होंने, क्या बोला गया इसमें कि अकॉर्डिंग टू ली वाइगोस्की न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन जोन बिटवीन, फर्स्ट वन बोला है व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट द टीचर थिंक्स ही शुड नो, नहीं कि टीचर को क्या लगता है कि इसको ये जानना चाहिए, तो ये तो सही बात नहीं है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड इज कैपेबल ऑफ नोविंग, तो ये बात सही ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट अ चाइल्ड नो एंड व्हाट इज मच बियॉन्ड हर रिच, तो इसमें बोला है कि व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड व्हाट इज मच बियॉन्ड हर नोज, नहीं उसके बियॉन्ड हर नो रिच, है ना, क्या बोले देखो इसमें थर्ड वन बोला है व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड व्हाट इज मच बियॉन्ड हर रिच, तो उसके रिच से जो दूर है उसके बारे में नहीं होता है इसमें जेडपीडी में। फोर्थ में बोला है कि व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट हर पेरेंट्स थिंक शी शुड नो, नो पेरेंट्स की बात इसमें नहीं आती है, तो ये तो चला गया, और ये भी चला गया टीचर का। इसमें सेकंड और थर्ड में देखिए, सेकंड जो है क्या बोला है व्हाट अ चाइल्ड नो एंड इज कैपेबल ऑफ नो, यस कैपेबल, उसके अंदर कितना कैपेबिलिटी है, तो वो जेडपीडी के बारे में बोलता है। तो जेडपीडी जो होता है दैट इज़ ये जो गैप होता है कि बच्चा कितना जानता है और कितना जानना कैपेबल है जानने के लिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये सेकेंड वाला प्रॉपर है, दैट इज़ व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड इज कैपेबल ऑफ नोविंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का सोशलाइजेशन के लिए कौन सा सही है। पहला देखिए बोला है चाइल्ड पोटेंशियल इज अ डेफिनेट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो चाइल्ड का जो पोटेंशियल होता है, कोई बच्चा कितना पढ़ सकता है, वो सब जीन पे यानी जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, तो ये बात सही नहीं है। चिल्ड्रेन डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोलली बाय हिज हर डेस्टिनी एंड नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, नहीं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया।
थर्ड वन, चाइल्ड कैन बी शेप्ड एंड मॉड्यूल्ड कम्प्लीटली बाय सोशल इन्वायरमेंट। नो, हेरिडिटी का भी होता है, इन्वायरमेंट का भी होता है। फोर्थ वन, चिल्ड्रन डेवलप इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट होता है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट फैक्टर। यस, दोनों का होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट फैक्टर का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा फोर्थ वन, इट इज़ करेक्ट। यस, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। शुड इंट्यूटिव थिंकिंग इज इनकरेज इन द क्लासरूम। इंट्यूटिव थिंकिंग जो होता है, जो बच्चे किसी भी टॉपिक के बारे में बोलते हैं, है ना, तो वो जो होना चाहिए वो इनकरेज करना चाहिए क्या क्लासरूम में? देखिए ऑप्शन है नो, इंट्यूशन आर मेयर कॉन्जेक्टिव एंड नीड टू बी डिस्कार्डेड। नहीं, इसको ध्यान नहीं देना है, इसको प्रमोट नहीं करना है। देखिए इंट्यूटिव थिंकिंग क्या होता है, किसी भी टॉपिक को जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चों से उसमें क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो उससे क्या होगा, उनको इनकरेज करेंगे, वो खुद से क्या करेंगे, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है, तो ये होना चाहिए। तो नो वाला तो ये तो निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड बोला है यस, चिल्ड्रन इंट्यूशन एंड गेसेस हेल्प देम डेवलप देयर कॉग्निटिव रीजनिंग। यस, उनका जो कॉग्निटिव रीजनिंग है, इससे क्या होगा, उनका कॉग्निटिव रीजनिंग इंक्रीज होगा, वो सोचेंगे टॉपिक के बारे में कि उनको क्या क्या पता है, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड वन देखिए, यस बट टीचर शुड इमीडिएटली टेल करेक्ट आंसर टू द स्टूडेंट। अगर हमने करेक्ट आंसर उनको बता दिया तो क्या होगा, बच्चे सोचेंगे ही नहीं, तो ये थर्ड वाला भी सही नहीं है। फोर्थ वन बोला है नो, इंट्यूटिव थिंकिंग इज अ सब्जेक्टिव एंड नॉन साइंटिफिक। नॉन साइंटिफिक मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं, नहीं ये गलत बात है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सेकेंड वन, यस चिल्ड्रन इंट्यूशन एंड केसेस हेल्प देम डेवलप देयर कॉग्निटिव रीजनिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।